हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन जो आपका चैप्टर चल रहा है उसके फाइनल पार्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रूट क्या होता है और किस प्रकार से फ्रूट बनता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट की बात। हम फ्रूट की बात स्टार्ट करते हैं। देन इससे पहले जो बातें थी ये जो बातें थी ये पहले आ गई है ये बातें कि हम बीज की स्ट्रक्चर की बात करें तो बीज में कुछ इस प्रकार के रूपांतरण भी होते हैं। जैसे कुछ बीजों में एरिल जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ बीजों के अंदर मतलब ये वाली करेंकल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है, कुछ बीजों के अंदर ओपरकुलम वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये बात हमारी हो गई थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो देखो, फ्रूट की अगर हम बात करें, फल की अगर हम बात करें तो आपको पता है, एक बात का आपको पता होना चाहिए, बात पहले भी आ गई है कि परिपक्व बीजांड जो होता है वो आगे जाके बीज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर परिपक्व बीजांड बीज में कन्वर्ट हो रहा है तो ओवरी का क्या होगा, यानी अंडाशय का क्या होगा। अब ये अंडाशय देखो, आप स्ट्रक्चर कैसे देखते हो, ये अंडाशय है, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और स्टिग्मा हो गई। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका बीजांड है वो किस में कन्वर्ट हो गया, बीज में। बीजांड किस में कन्वर्ट हो गया, बीज में। अब ये क्या है, ओवरी। अंडाशय क्या है, अंडाशय है। ये जो अंडाशय है ये इसके ऊपर फल का निर्माण कर ले, यानी परिपक्व अंडाशय। जब परिपक्व बीजांड हो जाता है तो अंडाशय भी परिपक्व हो जाता है, और जब अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो अंडाशय फल में बदल जाता है। अब ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं बनती, कभी आप कंफ्यूज मत होना कि फल अलग बन रहा है और बीज अलग बन रहा है। नहीं, जब बीजांड बीज में चेंज हो रहा है उसी दौरान जो अंडाशय वो भी तो परिपक्व हो रहा है। भाई ये टाइम ले रहा है तो इतना टाइम इसको भी मिल रहा है। तो ये धीरे धीरे किस में बदलने लग जाता है, फल में, और ये किस में बदलने लग जाता है, बीज के अंदर। इतनी बात जब हमारी हो जाती है, देन हम एक बात और करेंगे कि जो अंडाशय की वाल है, अंडाशय की जो वाल है, दीवारें हैं, वो आगे जाकर फल भित्ति में बदल जाती है, जिनको आप फल के छिलके कहते हो। छिलके जो होते हैं ना फल के, वो किससे बनकर आते हैं, अंडाशय की दीवार से। किससे बन के आते हैं, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक होता है कि फल किस प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे पास सत्य और असत्य दो प्रकार के फ्रूट होते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखना, फ्रूट की एक और कंडीशन आती है। जैसे फ्रूट आपको रसीले फ्रूट भी मिल सकते हैं और ड्राई फ्रूट भी मिल सकते हैं। ठीक है, रसीले जैसे आम, अंगूर, संतरा आप खाते हो, और ड्राई फ्रूट की अगर आप बात करो तो ये जैसे बादाम हो गया आपका। ठीक है, जैसे बादाम, मूंगफली हो गई, बादाम, अखरोट हो गया, ये आपके ड्राई फ्रूट में आ जाते हैं। तो फल दोनों प्रकार के होते हैं, एक ड्राई फ्रूट होता है और एक रसदार वाला होता है। ठीक है, और वैसे फ्रूट दो प्रकार के, सत्य फल और असत्य फल। अब ये है कि हम सत्य फल खाते हैं क्या असत्य फल खाते हैं, हम फल कौन सा खाते हैं, सत्य खाते हैं या असत्य खाते हैं। बोला सर स्वाद तो आता ही है, हमें तो पता नहीं सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। जिसको आप बहुत अच्छा फल, जिसको आप कैटेगरी में लेते हो और जो आपका बहुत ज़्यादा खून बढ़ाता है, जिसको आप बोलते हो सेब, एप्पल खाया करो, वो एक्चुअल में असत्य फल होता है, सत्य फल होता ही नहीं। ठीक है, क्लियर, असत्य फल होता है। सत्य और असत्य फल में अंतर करने का इतना सा है कि आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जो फल सिर्फ अंडाशय से बन के आया है, जो फल अंडाशय से बन के आया है, ओवरी से बनता है, उसको सत्य फल कहा जाता है। और जो फल ओवरी से न बनकर अदर भागों से, जैसे पुष्पासन से बन गया, बाह्य दलपुंज से बन गया, और भी तो भाग हैं, जैसे पुष्पासन से बन रहा है, बाह्य दल से बन गया, ठीक है, दल से बन गया,
इन फ्रूट को आप असत्य फ्रूट कहोगे, असत्य फल कहोगे। समझ में आ गई बात? जैसे पुष्पासन से सेब बनी होती है, अखरोट बना होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, वो भी पुष्पासन का बना होता है, ठीक है। और आप ये अमरूद वगैरह, ये आम वगैरह खाते हो, सत्य फल में ही आते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये बात आपको याद रखनी है कि सत्य फल कौन से होते हैं और असत्य फल कौन से होते हैं। बात समझ में आ गई? देन उसके बाद में एक और बात करते हैं हम कि अनिषेक फल किसे कहते हैं। अगर अनिषेक फल की बात आती है तो आप ये कहोगे कि बिना निषेचन के बनने वाले फल को आप क्या कहोगे? अनिषेक फल। जैसे आपका केला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक प्रेरित अनिषेक फल होता है, प्रेरित अनिषेक फलन होता है। इसमें प्रेरित जब भी वर्ड आ जाए तो आप ये मान लेना कुछ फलों में कुछ हार्मोन्स डालकर, जैसे ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, वो छिड़क कर उनको ग्रो करवा लिया जाता है, तो उसको आप कहोगे प्रेरित अनिषेक फलन। यानी यहाँ पर बीज कोई कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट डाला और मतलब उसको ग्रो करवा दिया। तो इस प्रकार से आपका ये फ्रूट वाला पार्ट रहेगा। देन इसमें हम आगे बात करते हैं, तो थोड़ी सी बात है वो वैसे मैं ओरल बोलकर ऐड करवा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सत्य फल और वास्तविक फल दो नहीं है, एक। ये सत्य फल को आप क्या कह सकते हो? वास्तविक फल भी कह सकते हो। वे फल जिनका निर्माण ओवरी से होता है तथा ओवरीवाल फल भित्ति में बदल जाती है, उस फ्रूट को आप सत्य फल कहोगे। क्या कहोगे? नेक्स्ट अगर हम बात करें असत्य फल या आभासी फल, आभासी भी कह सकते हो। ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण ओवरी के अलावा बाह्य दलपुंज या पुष्पासन से हो जाता है, जैसे सेब है, नाशपाती है, अखरोट है, ठीक है, या मैंने बताया स्ट्रॉबेरी भी दे रखा आपके बुक के अंदर, ठीक है, वो हो जाते हैं। एक आता है अनिषेक फलन, वे फ्रूट जिनका निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है, जैसे केला है, पपीता है, अंगूर है, इनका निर्माण बिना निषेचन के भी हो जाता है, ठीक है। यानी इनको प्रेरित अनिषेक फलन करवा दिया जाता है। प्रेरित अनिषेक फलन क्या होता है कि कुछ वर्दी हार्मोन जैसे ऑक्सीन कर लेना, इसको जिब्रेलिन है, वर्तिकाग्र पर छिड़क कर, अगर वर्तिकाग्र है, ये फ्रूट है, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ? ये फ्रूट है, ये मतलब ये कार्पल है। क्या है ये? कार्पल। कार्पल को क्या बोलोगे? अंडप। अब इसके वर्तिकाग्र पर कुछ हार्मोन डाल दिए हमने, तो ये क्या कर रहा है? इसको परागण की आवश्यकता ही नहीं। अब इन हार्मोनों को ही एक्सेप्ट कर लेगा और परागण की बातें व्यवहार करके अंदर ही अंदर ग्रो हो जाएगा। तो इसको आप क्या कहोगे? प्रेरित अनिषेक फलन। क्या कहोगे? तो आजकल अगर देखा जाए तो मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रेरित यानी इंड्यूस पार्थिनोकॉर्पी जो है ये बहुत ज़्यादा करवाई जाती है। आप देखो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट आपको मिल जाते हैं और उनका आना स्टॉक ख़त्म भी नहीं होता उनके पास। केले ले लो, आप एक दुकानदार से जाओ 1 टन केले ले लो और दूसरे दिन जाओ वापस दे देगा 1 टन केले आपको, तीसरे दिन जाओ वापस दे देगा। उसके पास कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि वो जहाँ से ला रहा है वहाँ क्या करवाया जा रहा है? प्रेरित अनिषेक फलन करवाया जा रहा है। तो पेड़ पे तो आपको 1-1 टन रोज नहीं मिलेंगे। तो ये मार्केटिंग के हिसाब से आपको ज़बरदस्त तरीके से इसका इंड्यूस रेस्पॉन्स दिया जाता है। देन हमारे पास एक नया टॉपिक है असंग जनन, अपोमिक्सिस। ये पहले जो आरबीसी की बुक थी उसमें तो एक चैप्टर ही अलग डाल रखा था, और अच्छी बात है कि ये आपको थोड़ा कम दिया गया है सिलेबस में, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, बहुत कुछ ही बातें दी गई, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया गया असंग जनन का, ठीक है। असंग जनन एक प्रकार से जो लैंगिक जनन होता है ना, उसको रिप्लेस करने वाली प्रोसेस है। क्या करने वाली प्रोसेस है? यानी आप कह सकते हो कि बिना निषेचन के भ्रूण बन जाना। वो था बिना निषेचन के फल बन जाना। यहां पर क्या है, उसमें इतना टाइम नहीं लेते, ऑक्सीजन डाला, ऑक्सीजन से फल बन गया, ऑक्सीजन डाला और उससे वो बीज बन रहा है और वो बन रहा है और भ्रूण बन रहा है, तब तक तो उसका स्टॉक डिमांड में आ जाएगा, इतना टाइम थोड़ी लेता है वो। यहाँ पर है बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण, इसको आप अनिषेक फलन कहते हो, वो सॉरी असंग जनन कहते हो, आप इसको अपोमिक्सिस कहते हो, बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया। अब ये बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, इसका एक कुछ जेनेटिक रीजन भी यहाँ पे
कुछ जेनेटिक फैक्टर भी काम करते हैं। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं वैसे ही, जैसे जीनोम क्या होता है आपने सुना होगा? जीनोम के बारे में आपको पता है? नहीं पता? जीनोम के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है, मैं बताता हूँ। वन बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोजोम, वन बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोजोम यानी गुणसूत्रों का एक आधारभूत जोड़ा, ये जीनोम है। जैसे आप यदि बात करो, आपके पास गुणसूत्र कितने हैं? 46 क्रोमोजोम होते हैं अपने, लेकिन 46 क्रोमोजोम को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके आपको 23 तक ही पहुंचना होता है। इसमें आपके पास दो दो होते हैं, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम ये, एक क्रोमोजोम, ऐसे टोटल कितने हो गए आपके? 46। लेकिन आपकी नंबरिंग कहाँ तक जाती है? अगर मेरे को इनकी स्टडी करनी है तो मैं 46 क्रोमोजोम की स्टडी न करके सिर्फ 23 वाले इधर वाले के कर लूँ या उधर वाले के कर लूँ, समान ही है काम, मामला दोनों तरफ ही समान है। तो चाहे मैं इधर वाले की स्टडी कर लूँ या इधर वाले की कर लूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका एक टॉपिक भी रहेगा 6 के चैप्टर, ये आपका उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस वाला जो आएगा आपका, ठीक है, डीएनए वाला चैप्टर रहेगा, उसमें आपका ये एक टॉपिक भी रहेगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसमें आप और डिटेल से समझ लेना, मैं तो आपको कॉमन से बता रहा हूँ। तो ये वन बेसिक सेट है, आप इसकी स्टडी करो या इसकी स्टडी करो, सेम है। अब वन बेसिक सेट की अगर हम बात करें तो जो स्पर्म होते हैं एक्चुअल में उनके पास 23 क्रोमोजोम है, और जो ओवम है एक्चुअल में उनके पास भी 23 क्रोमोजोम, ये दोनों मिलेंगे तब जाके 46 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये अपने आप में वन बेसिक ऑफ क्रोमोजोम है, वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम है, यानी अपने आप में क्या है? ये एक जीनोम, क्या है ये? और ये अपने आप में क्या है? एक जीनोम। क्या इसके बिना, इसके अगर इसको मैं काउंट नहीं करूं तो इसका मतलब आगे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, और इसके बिना इसका फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइंस ऐसे कहती है, कुछ जेनेटिक रीजन के कारण ऐसे कहती है कि कहीं कहीं किसी कारण में एक जीनोम जो होता है उसके पास इतनी पावर तो होती है कि वो नया जीव बना सके, तो कहीं कहीं वो अकेला एक सेट ही नया जीव बना देता है। समझ में आ रही बात? कहीं कहीं वो अकेला एक सेट ही नया जीव बना देता है। इसको आप अपोमिक्सिस कहते हो, असंग जनन कहते हो। बाकी बात इसमें बहुत सारी डीपली है, कुछ पैरामीटर भी हैं इसके समझने के, तो देन वो बातें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने छोटी सी बात बताई है कि अगर जीनोम है तो उसके पास इतनी पावर है, भाई स्पर्म के पास इतनी पावर है, नया जीव बना सकता है। ऐसे ओवम के पास भी इतनी पावर है कि वो भी नया जीव बना सकता है। ये बात अलग है कि वो मिले या नहीं मिले, वो बात छोड़ो एक बार, लेकिन पावर तो इसके पास भी है। और पावर तो अपने आप में ये भी वन बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम है, ये भी गुणसूत्रों का एक आधारभूत जोड़ा है, और ये भी गुणसूत्रों का एक आधारभूत जोड़ा है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये अकेला आधारभूत जोड़ा नए आगे जाके नया जीव बना सकता है। देन हम यहाँ पे रिप्लेस किसको कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल में तो दोनों मिलने चाहिए ना, इसको रिप्लेस करने का मतलब, इसको प्रतिस्थापित करने का मतलब, प्रतिस्थापन करने का मतलब कि कोई ऐसी कंडीशन या ऐसी युक्ति लगाई जाए जहाँ पर गुणसूत्रों का एक आधारभूत जोड़ा ही नया जीव बना दे, उसी कंडीशन को आप अपोमिक्सिस कह रहे हो। समझ में आई बात? लैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना युग्मक संलयन की तो कोई बात ही नहीं है, या निषेचन के, जहाँ युग्मक संलयन नहीं तो निषेचन नहीं हुआ, भ्रूण निर्माण होता है, इसे असंग जनन कहते हैं। अब ये बोला कि ये साइंटिस्टों ने बनाई क्या? नहीं, इस पृथ्वी पर जो जीव है उन जीवों में ही साइंटिस्टों ने इस चीज़ को खोजा है और बताया कि ऐसा भी होता है। समझ में आ गई बात? हम सारे साइंटिस्ट ने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे फिनिश हो गए मामला, यार सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा तो कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। लेकिन किसी की स्टडी रुकी नहीं, स्टडी करते करते इतनी आगे तक पहुंच गए और उन्होंने बताया कि कहीं कहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें बिना निषेचन के भी युग्मक बन जाता है, वो बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया? असंग जनन। ठीक है। असंग जनन के प्रकार की अगर हम बात करें तो एक तो होता है अनावर्ती असंग जनन, ये आपका सबसे कॉमन है और ज़्यादातर केस में यही होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी 2n सेल होती है, कौन सी?
2n सेल जो आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वहाँ पे बात कर रहे हैं हम, कौन सी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। आगे जाके मियोसिस करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये चार गुरु बीजाणु बनाती हैं। इनमें 3 नष्ट हो जाते हैं, एक शेष रह जाता है जो आगे जाके भ्रूणकोश बनाता है। इस भ्रूणकोश के अंदर 7 कोशिकाएं होती हैं, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी सभी कोशिकाएं अगुणित होती हैं। आप बोलोगे सर बीच वाले की द्विगुणित होती है, नहीं, वो अगुणित होती है। मल्टीपल उसको द्विगुणित होता है ना, वो द्विगुणित, उसको हमेशा n+n लिखा जाता है, उसको एक साथ द्विगुणित लिखते भी नहीं है। n+n का मतलब क्या हुआ? 2 मिले हैं, जन्मजात, यानी एक क्या बोलते हैं उसको, अराइजिंग फॉर्म जो है स्टार्ट से, तो वो 2 नहीं थे ना, वो 2 मिले आके, वहाँ पे 3 भी मिल सकता है, वहाँ पे 4 भी मिल सकते हैं, तो उसको आप n+n ही काउंट करते हो। तो इसके पास जितने भी जो न्यूक्लियस होते हैं वो सारे अगुणित होते हैं। ये आपकी सबसे कॉमन प्रोसेस है अनावर्तीय संघनन की। समझ में आई बात? ये आपकी सबसे कॉमन प्रोसेस है। तो ज़्यादातर केस में तो यही होता है, हमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने क्या कहा, उन्होंने खोजा ही है सिर्फ, जो चीज़ तो पहले से ही थी। तो एक बात उन्होंने ये खोज ली, तो साइंटिस्टों को उन्होंने दिखाया, बोले यार ये तो हो ही रहा है पहले से ही, इसमें क्या चेंज करना है। इस प्रकार की असंघनन प्रक्रिया के अंतर्गत गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में सामान्य अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से एक गुरु बीजाणु विकसित होकर अगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करता है। इस प्रकार बनने वाले भ्रूण हमेशा अगुणित होते हैं, और जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बना? अगुणित भ्रूण बनेगा, कुछ ऐसा बताया उन्होंने। नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने ये दी बात पुनरावर्ती असंघनन। इसमें ये बोला कि जो बीजांड काय है, बीजांड काय में एक सेल जो बड़ी हो जाती है, जिसको आप MMC कहते हो, आर्चेस्पोरियम सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता ही नहीं है। अब ये सेल कैसी है? 2n। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो कैसी रही है? अब इसने भ्रूणकोश भी कैसा बनाया? 2n। इसने भ्रूण भी कैसा बनाया आगे जाके? 2n। बस ये इसमें ये बता रहा है, ये पुनरावर्तीय संघनन हो गया। एक है अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ये बीजांड काय है, ये क्या है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि बीजांड काय की सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। इनमें से एक कोशिका आगे चलकर बीजांड काय की कोई भी एक कोशिका आगे चल के भ्रूण बना लेती है। तो भ्रूण कैसा बना? द्विगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन वगैरह कुछ बताया हुआ ही नहीं। इसने कहा कि बीजांड काय की कोई एक कोशिका आगे जाकर क्या बना लेती है? भ्रूण। और ऐसा होता है सिट्रस फलों के अंदर। जो सिट्रस फल होते हैं उनमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है आपको। सिट्रस फल जानते हो ना, जैसे ये संतरा है, मौसमी है, ये फल जो होते हैं सिट्रस फ्रूट में आते हैं, उनमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। उनमें क्या होता है, उनमें एक से अधिक भ्रूण भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यार ओपन हिट है। कैसे? बीजांड काय की सारी कोशिकाएं पड़ी हैं, ये कोशिका निकल गई, ये भ्रूण बना ली, ये कोशिका निकल गई, ये भ्रूण बना लेती है, ये कोशिका निकल गई, ये भ्रूण बना लेती है। जब भ्रूण का प्रयोजन भ्रूणकोश के अतिरिक्त बीजांड की अन्य किसी कोशिका से होता है, मतलब अंदर कुछ नहीं हो रहा, अंदर क्या पड़ा है? 3 सेल ऊपर पड़ी है, एंटीपोडल सेल, 3 नीचे 1 बीच में। ये बोल रहा है उनसे तो कुछ ही नहीं हो रहा है, उसके बाहर जितनी भी कोशिकाएं वो तो अभी भी द्विगुणित है, उनसे भ्रूण बनने लग गया। तो इस प्रकार के भ्रूण को आप क्या बोलोगे? अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। और इस प्रक्रिया में युग्मकोद्भिद का निर्माण नहीं होता, नहीं होगा भाई, क्योंकि n वाली कंडीशन तो कहीं आ ही नहीं रही। सारी कंडीशन कौन सी है? 2n वाली। ऐसे भ्रूण निर्माण के द्वारा पौधों में पीढ़ी एकांतरण भी नहीं बनता। कैसे आएगा पीढ़ी एकांतरण? नहीं आएगा। पीढ़ी एकांतरण तो आप जानते हो ना, एक बार अगुणित अवस्था है, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित, ऐसा उसमें आ ही नहीं रहा। ऐसा आपको सिट्रस फ्रूट में देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये कैक्टेसी कुल में देख सकता है, यूफोर्बेसी कुल में देखने के लिए मिल सकता है। ये बहुभ्रूणता का एक और टॉपिक दे रखा है। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसको बहुभ्रूणता कहते हैं।
आप नींबू में अच्छे से देख सकते हो, संतरे में, नींबू में, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सिट्रस फलों में, सिट्रस फलों में क्या होता है, ये भ्रूणकोश, ये बीजांडकाय की सेल, इसको तो छोड़ ही दो आप, इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं कर रहे वो क्या कर रहे हैं, बाहर की सेल ही क्या बन रही है, भ्रूण, इधर की सेल भ्रूण। तो आपको बिल्कुल आपको एक बीज में एक से अधिक भ्रूण मिल सकते हैं। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण मिलते हैं, इस कंडीशन को आप बहुभ्रूणता कहते हो। समझ में आ गई? क्लियर? हमारे आसपास के परिवेश में अनेक पौधे पाए जाते हैं जिनके बीजों में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं। ज़्यादातर जो अनावर्ती बीज होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, जिम्नोस्पर्म, उनमें बहुभ्रूणता मिलती है। उनमें तो मिलती है, उनमें तो कॉमन ही है ये, अपने में तो कोइंसिडेंस होता है। परंतु आवर्त बीजी पौधों में केवल संतरा, नींबू, तंबाकू, एलियम, क्रोटेलेरिया इत्यादि में बहुभ्रूणता देखने के लिए मिल सकती है। तो आप बिल्कुल संतरा और नींबू और तंबाकू के बारे में परिचित है, इनमें तो आप आराम से जानते हैं। तो अगर इनके बीज के अंदर आप देखते हो, अगर इनके बीज का डिसेक्शन कट करके आप देखते हो, तो आपको एक से अधिक भ्रूण नजर आ जाएंगे, क्योंकि इनमें एक से अधिक भ्रूण बनने की प्रक्रिया है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लेवेनहुक, जिसने संतरे के बीजों में बहुभ्रूणता की खोज की थी। क्लियर? बात समझ में आई आपको? ये 3 कंडीशन समझ में आई? अनावर्तीय संजनन, अगुणित भ्रूण बनेगा। पुनरावर्ती, द्विगुणित भ्रूण बनेगा। अपस्थानिक, द्विगुणित भ्रूण बनेगा। समझ में आ गई बात? बहुभ्रूणता, एक बीज में जब एक से अधिक भ्रूण होते हैं तो उसको क्या कहते हो, बहुभ्रूणता। एग्जाम्पल संतरा, नींबू। सबसे पहले बहुभ्रूणता की खोज किसने की? लेवेनहुक ने। किससे की? बात समझ में आई? क्लियर? किसी कोई प्रॉब्लम? ओके, ये मैं साइड में हटके आपको इसका क्लियर कट व्यू दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ठीक है? क्लियर? ओके, वीडियो आपका बन चुका है। आराम से जाके वीडियो को देखें और इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश हो जाता है आज। ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।